नमस्कार दोस्तों, पास क्लासेस में आपका स्वागत है। जीआईसी का जो हम लोगों ने क्लास और लेक्चर स्टार्ट किया था और जो मेंस की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उस पे सारी चीज़ें कि निबंध कैसे लिखी जाए, इस पे बात किया गया था और आज हम सीधे-सीधे उसका जो फर्स्ट टॉपिक है निबंध का, उस पे बात करेंगे और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है साहित्य। आप जब देखेंगे साहित्य ऐसे कामा करके संस्कृति है। यानी इन दोनों में से कोई पिछली बार जब आप देखेंगे, पिछली बार जिन्होंने मेंस का टॉपिक दिया होगा, मेंस का पेपर दिया होगा, तो उसमें इससे दो टॉपिक आए थे। एक आया था सांस्कृतिक बहुलता, ठीक है ना, और दूसरा आया था गद्य जीवन संग्राम की भाषा। जीवन संग्राम की भाषा, देखिए ऐसे आप देखेंगे ना, तो ऐसे भारी भरकम शब्द से आपको लगेगा कि ये चीजें बहुत कठिन है। अगर आपने एक बार अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया, फिर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चाहे गद्य जीवन संग्राम की भाषा पूछे, वो चाहे पद्य जो है कि सामाजिक पैरोकार की भाषा पूछे, कुछ भी वो लिख दे। जब आपके दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट बन गया, आपने एक तरीके से चीज सीख ली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम लोग निबंध लिख रहे हैं, तो क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई युद्ध लड़ने जाते हैं, तो कुछ सावधानियां होती हैं, उन सावधानियों के बाद ही अपने हथियार पकड़ते हैं और युद्ध के मैदान में जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम साहित्य और इन पे निबंध की शुरुआत कर रहे हैं, तो निबंध में सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि कोई भी हेडिंग नहीं डालेंगे। ठीक, पहले बहुत सारे लोगों को अभी यही नहीं पता होगा, वो लगेंगे हेडिंग डालने। अरे भाई, हेडिंग देखिए होता क्या है कि निबंध क्या होता है। निबंध जो है वो विचारों का प्रवाह है, ठीक है ना मेरे प्रिय, विचारों का प्रवाह। ठीक, प्रवाह एक कैसा होता है, नदी की धाराओं जैसा होता है। जैसे नदी ऐसे चल रही, अगर गंगा हिमालय से निकल गई, ठीक है ना, तो सीधे जाके समुद्र में मिलेगी। अब बीच में उनकी वो चीजें तारतम्यता नहीं टूटेगी, वो प्रवाह महता नहीं टूटेगी। अगर मान लीजिए हमने हेडिंग डाल दिया, उससे होगा क्या कि जैसे ये लगेगा कि हमारी एक तरीके से जो तारतम्यता है, जो हमारी बात कहने की जो प्रवाह महता है, वो टूट रही है। इसलिए आप हेडिंग मत डालिएगा, दूसरा डायग्राम का प्रयोग मत करिएगा। ठीक, हालांकि जैसे ज्योग्राफिकल चीजें आती हैं, तो उसमें आप कभी कभी मैपिंग कर सकते हैं, बाकी ना इसमें डायग्राम बनाएंगे और ना हेडिंग का प्रयोग करेंगे। दो चीजें तो आप दो तीन चीजें कम से कम जानिए, तब जाके आप निबंध ठीक से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चूंकि अब हम सीधे सीधे आते हैं यहाँ पे साहित्य और संस्कृति पे। सबसे पहले इन दोनों शब्दों से परिचित हो जाएंगे। देखिए, जब हम किसी भी शब्द से परिचित हो जाते हैं ना, तो उसकी भूमिका बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर उस शब्द के बारे में जान लें, क्योंकि निबंध क्या है, जैसे आप देखे होंगे निबंध, निबंध जैसे प्रताप नारायण किसी कोई बात पे ही लिख देता है, कोई आप नामक शब्द पे ही लिख देता है, कोई भाव पे लिख देता है, कोई नाक पे लिख देता है। क्या मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई है, क्या मेरी नाक में इतने सारे चीजें आ गई है कि नाक पे निबंध। वो नाक सिर्फ नाक नहीं रह जाती, वो नाक कैसे फिर आदमी के जो है कि सामाजिक सरोकार और उसके सम्मान से जुड़ जाता है, वो सिर्फ एक बेसिक इंद्रिय अंगों को लेकर, और कैसे उसको सम्मान के सम्मानजनक शब्दों से सूचित, यहां तक जाता है निबंध। ठीक इसी तरीके से जब हम करेंगे और जब इन शब्दों से परिचित होंगे, तब हमको बहुत अच्छा लगेगा कि यार सच में निबंध ऐसा होता है। सिर्फ और सिर्फ आप शब्द जानिए, शब्दों के खेल को समझिए, फिर आप आराम से कर पाएंगे। चलिए हम पहले चलते हैं कि साहित्य और संस्कृति। आपने देखिए, साहित्य का तो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा और संस्कृति का भी नाम नहीं सुना, और सभ्यता का भी नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही चलते हैं कि सभ्यता और संस्कृति, यही दो चीजें जान लें तो फिर आपको अच्छा, जैसे कहते हैं कि संस्कृति, अब संस्कृति लोग उठा लेंगे, उनको पता नहीं है संस्कृति वो कौन सा शब्द है, एक ही पंक्ति क्या है जिसमें पूरी संस्कृति को बिंबित किया जा सके, परिभाषित किया जा सके। सबसे पहले जानिए, आपने हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति ऐसे चैप्टर करके नहीं आता है। देखिए होता क्या है, जो संस्कृति होती है, देखिए सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर यही होता है कि सभ्यता जो होती है वो आपके क्या होती है, बाह्य आवरण से, बाह्य मूल्यों से जुड़ी होती है, बाह्य चीजों से जुड़ी होती है, और संस्कृति जो होती है वो आंतरिक मूल्यों से जुड़ी होती है। ठीक है ना। अब आप ये आगे सोचें, देखिए पहले बस आप सोचते जाइए कि ऐसे करना क्या है, बाकी निबंध लिखना कैसे है बताता हूं। संस्कृति जो होती है वो आंतरिक मूल्यों से जुड़ी होती है, ठीक है। अब आंतरिक मूल्य क्या होंगे, अब आंतरिक मूल्य आपके जैसे आपके आंतरिक चीज क्या हो जाएगी, हृदय की चीज हो जाएगी। और हृदय में क्या होता है, करुणा होती है, दया होती है, परोपकार होती है, ये सारे के सारे नैतिक मूल्य आ जाएंगे आपके अंतर्गत। इसका मतलब इसमें आंतरिक मूल्य में क्या आ जाएगी, दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, परोपकार आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, देखिए
पहले तो यही जानिए, अब वहां चीजें क्या हो जाएंगी। देखिए हड़प्पा संस्कृति, अगर चूंकि हुआ क्या कि उनकी जो लिपि है पढ़ी नहीं जा सकी, अगर उनकी लिपि पढ़ी जाती तो उनकी लिपि, यही देखिए अब साहित्य से कैसे हम कोरिलेट करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए साहित्य क्या होता है, इस संस्कृति का जीवंत दस्तावेज होता है। अभी देखिए मैंने भारी भरकम शब्द बोल दिया, फिर आप उलझेंगे। हम बस सीधे शुरू से कर रहे हैं इस चीज को। तो सबसे पहले जब हम जाते हैं तो ये देखिए कि जैसे जब उस समय की लिपि थी पढ़ी नहीं जा सकी, अगर लिपि पढ़ी जाती तो उनके आंतरिक मूल्य क्या थे वो साहित्य बता देता। साहित्य और संस्कृति में जानते हैं क्या है, संस्कृति एक शैली है और उसी का लिखित रूप क्या है, साहित्य है। अगर यहाँ पे अगर आप चलें संस्कृति को, तो संस्कृति क्या है, एक जीवन शैली है, ठीक है ना। और साहित्य का है, इसी का क्या है, लिखित रूप है। लिखित रूप है, स्पंदित रूप है, समझ रहे हैं इस चीज को। बस यही आप डिफरेंस जानिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे देखिए आप कभी कभार क्या होगा कि अपने निबंधों में कोट करेंगे, किसी कहानी को कोट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे क्या हुआ था कि एक गांव में एक जो है कि भिखारी गया, ठीक है। उस भिखारी का अब देखा कि उस गांव की जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग थी, देखिए सभ्यता और संस्कृति का मैं डिफरेंस पैदा कर रहा हूं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो गांव धन्य धान्य से संपन्न था, पूरी तरीके से परिपूर्ण था, उसमें कोई चीज की दिक्कत नहीं थी। एक भिखारी गया, एक घर पे गया, उसने जैसे ही देखा कि घर पे आया है, कहा कि मुझे खाने के लिए, उसने तुरंत भगाया, भड़ो दिमाग खराब है तुम्हारा, भीख मांगने आए हो, नौटंकी कर रहे हो, कुछ नहीं, उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। दूसरे के दरवाजे पे गया, वो कहा करे यार आइए आइए बैठिए, अच्छा ठीक है ठीक है, पानी, अच्छा ठीक है, इनको कुछ कपड़े भी दे दो यार, इनके पास फटे पुराने कपड़े हैं, ठीक है। ये है आंतरिक मूल्य। क्योंकि सभ्यता क्या थी कि उस गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, जो उसका बाह्य आवरण था, सभ्यता वही है, उसकी बिल्डिंगें हो गई, उसकी इमारतें हो गई, उसकी सड़कें हो गई, उसकी नालियां हो गए, ये सभ्यता। लेकिन संस्कृति जो उसका आंतरिक मूल्य था दूसरे वाले में था, उसके अंतर्गत क्योंकि परोपकार था, उसके अंतर्गत जो है कि आचरण था, नैतिकता थी, ठीक है। दूसरे वे में अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें संस्कृति और सभ्यता में, देखिए अभी बात आप सोच रहे होंगे कि हम लिखवा नहीं रहे, अरे लिखवाने से अच्छा है पहले समझ लीजिए, लिखवा भी दिया जाएगा इस चीज को। दूसरी ये चीज, एक राजा था, ठीक है ना। उस राजा के क्या थे कि राजा अंत समय में क्या था, जैसे अपने मंत्रियों को बुलाया, चाटुकार टाइप के मंत्री होते हैं, कुछ अच्छे भी मंत्री होते हैं, तभी तो राज्य काज चल रहा है। तो उसने कहा कि मेरे राज्य, दोनों से कहा ना कि मेरे राज्य का वर्णन करो, ठीक। एक ने कहा राजा साहब आपकी कर प्रणाली बहुत अच्छी है, आपने जो नहरें बनवाई है बहुत अच्छी है, आपने जो भवनें बनवाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपके जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपके पास इतने हाथी हैं, आपके पास इतने घोड़े हैं, ठीक है। राजा का दिमाग खराब हो गया, खुश नहीं हुआ। दूसरे से पूछा अच्छा चलो तुम मेरे राज्य का वर्णन करो। उसने कहा राजा साहब आपने इतना दान दिया है, आपने परोपकार में इतने काम किए हैं, आपने इतनी गरीब बच्चियों की शादियां की हैं, आपने इतने अनाथालय खोले हैं। राजा एकदम खुश हो गया। क्यों? क्योंकि ये है संस्कृति, ये है उसका आंतरिक मूल्य। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सभ्यता और संस्कृति क्या है। यहां से अब जब चीजें आएंगी, अब देखिए होता क्या है, अभी चाहे तो अभी हम तुरंत इस चीज को खत्म कर देते हैं, सभ्यता और संस्कृति को। अब देखिए अभी एक लाइन में खत्म कर देंगे, लेकिन चूंकि चूंकि आप मेंस देने जा रहे हैं तो इस चीज को हम थोड़ा लंबे से बात करेंगे, ठीक है। आप देखे होंगे ये जो संस्कृति क्या है, मैंने बताया कि परोपकार की भावना है। अब इसी को साहित्य क्या करेगा, लिख देता है। जैसे तुलसीदास लिखे है ना कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। आ गया आपके साहित्य में, आ गया कि नहीं आ गया। यही तो चीज की बात कर रहा है, दया की बात, नैतिकता की बात, करुणा की बात, ठीक है। चलिए अभी हमारे जितने भी साहित्य में नाटक हैं, कहानियां हैं, अच्छा कहानियों में एक बार गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ऐसे देखे उनके सामने एक जो है कि हंस चोटी होके गिर गया था, तो सामने शिकारी कह रहा, शिकारी जिसने मारा था उसने कहा कि मेरा है, और चूंकि गौतम बुद्ध ने बचाया था तो कहा कि मेरा है। दोनों में विवाद हुआ, फिर ये हुआ कि देखिए छोड़ दीजिए, हंस जिसके पास जाए, हंस बचाने वाले के पास गया, न कि हंस मारने वाले के पास गया। यही है हमारी संस्कृति, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इस चीज से आपको एक कंफर्म हो गया होगा। देखिए अब दो तीन चीजें होगी, जब भी हम निबंध लिखेंगे उसको तीन पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीन पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखिएगा, ठीक है। भूमिका के बाद आप मुख्य भाग पे जाइएगा, ठीक है। अब मुख्य भाग के बाद आप क्या आएंगे, उपसंहार पे आएंगे। अगर ये चीजें कर लेंगे, देखिए डायग्राम आपको पीछे रफ वर्क का कार्य मिला होगा, देखिए डायग्राम बना लेंगे ना उस टाइम पीछे,
तो आपको किन पॉइंट पे और कब, कहां पे और किस लाइन में सीरियल से बात करनी है, आपको खूब आसानी से वो चीजें आपके सामने आती जाएंगी। ठीक है। अब हम जब भूमिका बनाएंगे तो भूमिका के बारे में कुछ साहित्य के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, कि साहित्य क्या है। ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे कि संस्कृति क्या है। ठीक है ना। अब इन दोनों के बाद जब साहित्य और संस्कृति, एक भूमिका लिखेंगे, और भूमिका में देखिए सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, साहित्य और संस्कृति क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है, अन्योन्याश्रित है। तो अगर ये देखेंगे तो पहला लिख देंगे कि अन्योन्याश्रित। ठीक है। इनमें क्या है, शरीर और आत्मा का संबंध है। देखिए अब फिर इसी पे डीप जाएंगे हम कि शरीर और आत्मा पे संबंध है। ठीक है, इस पे हम चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर जब इन दोनों को कर लेंगे साहित्य और संस्कृति, तो हम मुख्य भाग में आएंगे, इनके साहित्य और संस्कृति के साहचर्य पे बात करेंगे। साहित्य और संस्कृति के साहचर्य पे बात करेंगे। देखिए छोटा सा डायग्राम है, फिर आपको देखिए कैसे समझ में आएगा। साहित्य और संस्कृति के साहचर्य पे बात करेंगे, इनका आपस में कैसे संबंध है, इनका साहचर्य क्या करता है। ठीक है। फिर उपसंहार में आएंगे। उपसंहार का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी चीज पे लास्ट में जाएंगे तो फिर ये देखेंगे वो लास्ट में वो साहित्य और संस्कृति कितने सकारात्मक है, कितने भविष्योन्मुखी है। ठीक है, उनका एक दूसरे के प्रति किसा पूरक वाला दृष्टिकोण है, भविष्योन्मुखी है। अगर इन सारी चीजों को जानते रहेंगे तो फिर हम लिख ले जाएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। जब भी हम बात करेंगे साहित्य, बस आप सुनते रहिए। साहित्य, अब देखिए साहित्य पे सब, अब देखिए भूमिका में फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, अब आप ही के सामने छोटा सा भाग बना है। आप सोचते होंगे ना कि इधर उधर करने की, अरे भाई कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, दो तीन कोट करेंगे, दो तीन विद्वानों के कोट कर देंगे, फिर आपको संबंध में वो चीज आ जाएगी। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि अन्योन्य आश्रित संबंध है, अन्य मतलब भूमिका में मैंने कहा कि अन्योन्य आश्रित है, शरीर और आत्मा का संबंध है, तो आप कुछ लिख दीजिए। ठीक है, कि क्या है साहित्य क्या है, जैसे इसमें आप कोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे गंगा, गंगा क्या करते हैं, हिमालय से निकलती है, लेकिन उनकी आत्मा क्या होती है, हिमालय में ही बसती है। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से साहित्य लिखा जाता है, लेकिन साहित्य की आत्मा किसमें बसती है, वो संस्कृति में बसती है। मतलब संस्कृति की आत्मा किससे बसती है, वो साहित्य में बसती है। चलिए ठीक है, एक शरीर है तो दूसरा प्राण। इसके लिए हम कोट करने के लिए जैसे आप ले सकते हैं, नेहरू का, पंडित नेहरू थे, उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने लिखा था कि आत्मा जो क्या है, मन और शरीर का क्या है, विस्तार है, संस्कृति मतलब। तो इसमें देखिए नेहरू को कोट कर दीजिए, संस्कृति जो है आत्मा का मन और विस्तार है। अब देखिए इस हेडिंग से भी, इस कोटेशन देखिए, इसको डबल इन्वर्टेड कामा मिल, देखिए एक चीज और, कभी कभार आप देखते होंगे कि डबल इन्वर्टेड कामा और सिंगल इन्वर्टेड कामा, आधा से तो ज्यादा इसी लोग में परेशान हो। देखिए इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। डबल इन्वर्टेड कामा में तब आपको लगाना है जब चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट याद हो, उसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो। सिंगल इन्वर्टेड कामा में तब आपको लगाना है जब आपको चीजें याद तो हैं लेकिन सटीक याद नहीं है, थोड़े बहुत शब्दों के हेर फेर से याद है, मूल भाव उसका याद है, बस इतना सा ये अंतर होता है। अब देखिए संस्कृति आत्मा का मन और विस्तार है। ठीक है ना। अब देखिए आत्मा क्या है, अमूर्त चीज है। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे कि संस्कृति क्या है, आत्मा का मन और विचार। देखिए फिर आप लिखेंगे जैसे अन्य शरीर और आत्मा का, फिर इनको आप लिखेंगे, देखिए अन्योन्य आश्रित कर देंगे कि एक दूसरे पर निर्भर है, उनमें शरीर और आत्मा का संबंध है, इसके लिए संस्कृति आत्मा का मन और विस्तार है। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, चीजें प्रमाणिक हो जाती है। फिर उसके बाद क्या आएगा कि साहित्य और संस्कृति का साहचर्य, साहित्य प्लस संस्कृति, इन दो, देखिए छोटे छोटे बिंदु में जब आप लिखेंगे इनका क्या आएगा, साहचर्य। इनका साहचर्य क्या क्या होता है, मानव कल्याण करना। अब देखिए भूमिका में आ रहे हैं मुख्य भाग में, वो छोटी सी चीज थी, खैर उस चीज को हम भूमिका को चाहते तो बहुत बड़ा भी कर सकते थे, समझ रहे हैं ना। भूमिका को इस प्रकार से बड़ा कर सकते थे कि जैसे आप यदि संस्कृति किसी समाज की राष्ट्र की अमूर्त आत्मा है, तो साहित्य क्या है, उसकी मुखर स्पंदित जीवंत अभिव्यक्ति है। इस तरीके से आप याद करेंगे, होगा क्या कि जैसे फिर लिखेंगे कि साहित्य, जो संस्कृति क्या होती है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। लेकिन प्राचीन काल से वर्तमान काल तक संस्कृति की समृद्ध समृद्ध क्या है, विरासत रही है। लेकिन इस समृद्ध विरासत को सहेजने, संवारने और समेटने का काम लिखित रूप में साहित्य ने किया है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसका मतलब इसमें
आप तुरंत क्या कर दीजिएगा, सहेजने, समेटने, भूमिका हो गई। ठीक है, आगे चलते। अब साहचर्य, साहचर्य क्या था? मानव कल्याण। मानव कल्याण कैसे करेगा? अब मानव का कल्याण इसमें देखिएगा, सामाजिक रूप में, धार्मिक रूप में, राजनैतिक रूप में, पर्यावरणीय रूप में। अगर इन सारे बिंदुओं पे आप थोड़ा थोड़ा लिख दें, देखिए तो कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। साहित्य में कैसे सामाजिकता, क्योंकि सामाजिकता तो संस्कृति का मूल्य है। आप लिखेंगे कि संस्कृति के मूल्य हैं दया, नैतिकता, करुणा, और ये सारी चीजें। आप समाज में हमको दया कैसे दिखेगी? कामायनी की आप पंक्ति उठाएंगे, कोट कर दीजिए कि विषमता की पीड़ा से हो रहा स्पंदित विश्वमान, विषमता की पीड़ा है। निराला की पंक्ति को आप कोट कर देंगे, अबे सुन बे गुलाब, समझ रहे हैं? आप श्रम को महत्व को दे देंगे, आप वह तोड़ती पत्थर को लिख दीजिए। ठीक है ना, देखा मैंने उसे एक इलाहाबाद के पद पर, वो तोड़ती पत्थर। ठीक है ना, वो श्रम की जो मात्रा, इस तरीके से आप करेंगे तो ये चीजें आपको कैसे, राजनीतिक चीजों पे कैसे व्यंग होता है। ठीक है ना, जब आप धूमिल को चीजों को पढ़ेंगे, साहित्य ही तो विरासत में कर रहा है कि जनतंत्र, धूमिल लिखते हैं कि जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता। देखिए उसमें संस्कृति आ रही है, लिख रहे हैं धूमिल की पंक्ति। आप धूमिल की इस पंक्ति को लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसे, जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता। सारे शब्द थे, खुशफहम इरादे थे। देख रहे हैं, जनतंत्र, सांस्कृतिक, जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, सारे शब्द थे, सिर्फ शब्द थे, खोखले वादे किए गए थे। अगर उनके अंतर्गत भी, फिर होता क्या है कि ये सारे शब्द थे, अगर उनके अंदर भी ईमान होता, उनके अंदर भी हमारी संस्कृति होती, कि हमारी संस्कृति दया की, नैतिकता की, करुणा की बात करे, तो वो सारे शब्द न हो जाते, फिर उनके लिए वो चेतना का विषय बन जाता, वो जीवंत दस्तावेज बन जाता। ठीक है, और अभी आप जब जाएंगे साहित्य के रूप में, इसी मुख्य भूमिका में आप संविधान का भी जिक्र कर दीजिएगा, संविधान का आप जिक्र कर देंगे। संविधान भी क्या है? संविधान भी हमारे लिए क्या है? एक साहित्य है। संविधान क्या है? लिखित रूप में है, तो ये भी साहित्य। अब देखिए इसमें क्या होंगे, आधुनिक मूल्य होंगे और परंपरागत मूल्य होंगे, परंपरागत मूल्य। ठीक, अब इनके आधुनिक मूल्य में क्या होंगे? समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गई। ठीक है मेरे प्रिय, परंपरागत मूल्य में क्या हो जाएगा? वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो जाएगी। देख रहे हैं, यही तो हमारी संस्कृति कहती है। हमारी संस्कृति में समानता के बिंदु हैं, स्वतंत्रता के तत्व हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं? फिर हमको हमारी परंपरागत मूल्य में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन सारी चीजों पे बात की गई है। ठीक है ना, तो ये देखेंगे कि हमारा साहित्य जो है वो संस्कृति का क्या है, पोषक करता, पोषण वाला काम करता है। इस प्रकार अगर एक लाइन लिखे और एक शब्दों में इसको सकते हैं कि शुरू में लिखिएगा कि साहित्य का प्रकार। अच्छा, हम इस चीज को चाहते हैं तो साहित्य का कार्य भी लिख सकते थे। कार्य मतलब साधारण सा हो जाए, प्रकार मतलब उत्कृष्ट कार्य, यानी आपको लिख देते हैं प्रकार यानी उत्कृष्ट कार्य। तो साहित्य का प्रकार क्या है? संस्कृति का मूल्यन करना, संस्कृति का मूल्यन करना, मूल्यन करना यानी बोना, उसको पोषित करना, पल्लवित करना। ठीक है ना, और वो पोषित और पल्लवित कैसे करता है? अपनी उन सारे संस्कृति के तत्वों को अपने सहायक करता है। ठीक है, तमाम प्रकार के आप देखेंगे जितने भी प्रगतिशील लेखक होंगे। अच्छा, प्रगतिवाद और प्रगतिशील, इन सारी चीजों में भी जब आप जानेंगे, प्रगतिशील जो है वो निरंतर चलने वाली विचारधारा है, जबकि प्रगतिवाद एक समय युग में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। कबीर जो है प्रगतिवाद धारा से पहले के है, लेकिन फिर भी वो क्या है? प्रगतिवादी तत्व में है ना, भले वो मार्क्स के संबंधों को न माने। ठीक उसी तरीके से मुक्तिबोध हो गए या बात के हो गए, तो वो लोग भी सारे हैं, तो प्रगति तो ठीक है। इन सारे प्रगतिशील तत्वों को साहित्य, अच्छा आप साहित्य को जब शुरू में करेंगे तो साहित्य में आप रामचंद्र शुक्ल की चीजें भी लिख सकते हैं। उन्होंने जो कहा था कि साहित्य क्या है? मानव हृदय की संचित चित्त वृत्तियों का क्या है? संचित प्रतिबिंब है। ठीक है ना, तो संचित प्रतिबिंब है। ठीक है,
अब देखिए, एक लाइन और कोट करिएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसको भी लिख दीजिएगा, साहित्य सिर्फ सामाजिक दर्पण नहीं बल्कि मानव क्रांति का हथियार है। इस चीज को देखिए, फिर इस चीज को सारी के सारी चीजें आपको मुख्य भूमिका में मुख्य जो मुख्य भाग है उसमें लिखने, भूमिका में तो मैंने बता दिया कि अनुवासित का दिखा दीजिए, मन और आत्मा का दिखा दीजिएगा, और ये दिखाइएगा कि साहित्य जो है कि उसकी कैसे जो है संस्कृति की मुखर और स्पंदित आवाज है, कैसे जो है कि साहित्य, फिर लिख दीजिएगा कि साहित्य जो है कि उसकी जो है कि एक तरीके से उसका लिखित दस्तावेज है। ये सब सारी चीजें लिख, मुख्य भूमिका में मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको जो बताई कि कैसे कैसे परोपकार है। तो आप एक और कोट बता रहा हूं कि साहित्य सिर्फ सामाजिक दर्पण नहीं बल्कि मानव क्रांति का क्या है, हथियार है। अब देखिए, सामाजिक दर्पण होगा आपके सामने, अच्छा ये लोग भारी भरकम शब्द लग गया, आपको नहीं समझ में आएगा। अब बहुत आसान है, हमको भी नहीं समझ में आता था, फिर धीरे धीरे आया। दर्पण का मतलब क्या है, जब आप दर्पण आपके सामने रखेंगे तो आपको कोई चीज दिखाई देती है। हम अगर दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो हम ही दिखाई देंगे ना। ठीक उसी तरीके से अगर सामाजिक दर्पण है तो इसका मतलब उसमें समाज दिखाई देता है, बस इतनी सी तो बात है। तो बस इतना ही कह रहा है कि समाज को ही नहीं दिखाता है बल्कि क्रांति को भी उपजाता है। ठीक है ना। वो कहते हैं ना, क्या सुन पे गुलाब फूल मत कर, तूने पाई आबो का, ऐसे करते हैं हमको भी थोड़ी ऐसे। तो ये मानव क्रांति का हथियार है, ठीक है, समझिए। ये जब मानव क्रांति का हथियार हो, इससे समाज में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, परिवर्तन आएगा और सीधे सीधे इन लोग ये सारी चीजों पे क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में आएंगे इस चीज पे। तो जब लास्ट में इस चीज पे आएंगे तो उपसंहार लिखेंगे, तो फिर उसके लिखेंगे कि न सिर्फ एक दूसरे के अनुनासित रहे, एक पूरक है, और किस प्रकार इनमें से भविष्योन्मुखी समाज का निर्माण किया जा सकता है अगर इनका साथ रहा और इनके संस्कृति के तत्व और साहित्य की चीजें एक साथ आई तो समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के भाईचारे के अनुवाद और एक भविष्योन्मुखी लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की जा सकती है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है निबंध आपके सामने आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि फिर इस तरीके से कोई भी, और दूसरी ये चीज, जब आप भूमिका में ही लिखेंगे, आप फिर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे चल रहे थे हम लोग, भूमिका में ही लिखे रहे थे। देखिए, भूमिका में ही सारी चीजें, साहित्य का प्रकार, ये सब सारी चीजें देखिए। साचार्य है, साचार्य का मतलब क्या है, मानव कल्याण मैंने लिख दिया। साहित्य का प्रकार, संस्कृति का मूल्यन करना हो। अब देखिए, संस्कृति जो होती है दो चीजों, एक तो भाषा और दूसरा लोक साहित्य, इनको भी आप डालेंगे मुख्य भाग में, इससे आपकी चीजें और मजबूत होंगी। ठीक है ना। जब भी आप भाषा डालेंगे और लोक साहित्य डालेंगे तो फिर आपको चीजें दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, लोक साहित्य में क्या है, जब लोक साहित्य में आप जाएंगे, देखिए लोक साहित्य में क्या होता है, लोक का साहित्य, संस्कृति क्या होती है, लोगों के साहित्य होती है। तो लोक साहित्य में जैसे नाटक हो गए, कहानी हो गए, सब सारी चीजें हो गई। अच्छा, विदेशिया सुने होंगे भिखारी ठाकुर का, उसमें बेटी बेचवा के ब्याह होते हैं, तो कैसे एक कारुणिक दृश्य उत्पन्न होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जब आप सारी चीजें गे तो इसका मतलब अगर फिर मुख्य भाग में आप लिखना चाहें तो लिखेंगे कि किसी भी युग का साहित्य वहां की संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। किसी भी युग का साहित्य वहां की संस्कृति का क्या होता है, ये सब सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। किसी भी युग का साहित्य वहां की संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। इसके लिए हम आपको एक लाइन दोहराते हैं, कभी तुलसी की चौपाई में, कभी तुलसी की चौपाई में, कभी गालिब की रुसवाई में। ठीक, देखिए कैसे आ रहा है कि किसी भी युग का साहित्य वहां की संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। तो कभी तुलसी की चौपाई में, कभी गालिब की रुसवाई में संस्कृति ने ओढ़ा, संस्कृति ने ओढ़ा साहित्य का वस्त्र। ये दो लाइन तो आपको याद हो जाएगी कि कभी तुलसी की चौपाई में, कभी गालिब की रुसवाई में संस्कृति ने ओढ़ा साहित्य बन गई। देखिए, कभी तुलसी की चौपाई में, कभी गालिब की रुसवाई में संस्कृति ने ओढ़ा साहित्य का वस्त्र और बन गई जन की
कथा अस्त्र। अगर इसको आप मुख्य वाक्य ऐसे भी लिख देंगे, अगर उपसंग देखिए इससे चीजें क्या हो जाएगी, आपकी कोट करना आपको आसान हो जाएगा। अगर 4-5 ये सारी चीजें लिख देंगे और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर आपको किसी भी हालत में आपका ये साहित्य और संस्कृति का निबंध पूर्ण माना जाएगा। तो कम से कम ये आपको पता चल जाएगा कि निबंध कैसे लिखना है। आज पता चल गया होगा कि हेडिंग डालनी है कि नहीं डालनी है, डायग्राम बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, इन्वर्टेड कामा क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कामा है। सिर्फ और सिर्फ आप निबंधों में सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ चेंज करेंगे, और पैराग्राफ चेंज करेंगे तो क्यों करेंगे, और इस तरीके के पंक्तियां आप देंगे या टैगोर के या नेहरू के, इन सब सारी चीजों को आप कोट करेंगे, तो इससे आपकी चीजें क्या होंगी, प्रमाणित होंगी। आप संदर्भित चीजों के साथ, प्रमाण के साथ जब अपनी बात को कहेंगे, तो एग्जामिनर जो है एकदम आपकी बातों से पूर्णतः संतुष्ट होंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क देंगे। ठीक है, तो अगले वाले निबंध में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।